बेसिक प्रॉपर्टीज में मैं यहां पर लिख रहा हूं, हेडिंग डाल लो बेसिक। इसमें देखो सबसे पहले इलास्टिसिटी। अब इस इलास्टिसिटी में क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या होता है इलास्टिसिटी, कि आपने किसी मेटेरियल पे लोड लगाया, लोड लगाने के बाद जब आप रिमूव करोगे उस लोड को, तो वो मेटेरियल जब अपनी शेप वापस रिगेन कर लेगा, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, देखो ये एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से, देखो, ड्यू टू विच इट रिगेन्स द शेप आफ्टर अनलोडिंग इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी होती है मेटेरियल की जिसमें मेटेरियल अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेता है जब हम उसके ऊपर लगाया हुआ लोड हटा देते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी कहां तक वैलिड होती है, ये वैलिड होती है इलास्टिक लिमिट तक। तो हम इस पॉइंट को यहां पर लिखेंगे, चलो, इट इज वैलिड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। ये बात क्लियर हो गई इतनी। ऐसे ही देखो प्लास्टिसिटी था, यहां क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट रिगेन्स द शेप आफ्टर अनलोडिंग इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा प्लास्टिसिटी के लिए। तो यहां पे मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा, ये क्या है, व्हेन द मटेरियल डजंट रिगेन्स इट्स शेप प्रॉपर्ली, जब कोई मटेरियल अपनी शेप को प्रॉपर्ली रिगेन नहीं कर पाता आफ्टर अनलोडिंग, मतलब लोड हटाने के बाद, देन वी कैन से दैट द मटेरियल हैज एक्वायर्ड प्लास्टिसिटी। तब हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल ने प्लास्टिसिटी एक्वायर कर ली है। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने ये पॉइंट लिखा था ना, इट इज वैलिड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ऐसे ही यहां पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। देखो ये क्या था, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिसिटी आ जाती है, तो मैंने वही चीज लिखवाई है, इट इज सीन ओनली आफ्टर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, चलो एक पॉइंट इसमें और लिख लो, जैसे मैंने बताया है कि व्हेन द मटेरियल, मतलब उसके अंदर क्या था ना, मेटेरियल के अंदर उसने अपनी शेप प्रॉपर्ली रिगेन नहीं करी, मतलब उसकी शेप में चेंज आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी शेप में कुछ परमानेंट सेटलमेंट या फिर परमानेंट सेट या फिर प्लास्टिक सेट आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे वो चीज लिखवाता हूं। तो यहां पे क्या है ना कि मटेरियल गेन्स सम परमानेंट सेटलमेंट, या फिर हम स्लैश करके सेट भी कर सकते हैं कि मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ परमानेंट सेट या फिर परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी सबसे पहली दो प्रॉपर्टीज हो गई, इलास्टिसिटी हो गया, फिर प्लास्टिसिटी हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे मटेरियल की रेजिलियंस। ये देखो रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है उसको समझो, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। रेजिलियंस का रिलेशन ना स्प्रिंग से भी होता है, वो बताऊंगा कैसे। रेजिलियंस क्या होता है कि किसी मटेरियल पे आपने लोड लगाया, ठीक, लोड लगाने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, जैसे कि स्ट्रेन आ गया, है ना, उस लोड की वजह से सबसे पहले क्या है, डिफॉर्मेशन आया, कुछ ना कुछ सोच के समझ के चलो, लोड लगाया फिर डिफॉर्मेशन आ गया। अब उस लोड और डिफॉर्मेशन की वजह से उस मटेरियल के अंदर जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी ना, जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। समझ गए? ये देखो, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ मटेरियल व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी। ये ओवर है यहां पे, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी अप टू द इलास्टिक लिमिट। अब समझो, मैं इसका एक डेफिनेशन और भी बनवा सकता हूं। पहले इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक मेटल पे हमने लोड लगाया, उस लोड लगाने से क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। अब लोड और डिफॉर्मेशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, उस एनर्जी स्टोर होने पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। ठीक, और अब देखो, हमने ना ये वाला ग्राफ पढ़ा था, अभी ये वाला ग्राफ पढ़ा था। इस ग्राफ में यहां था कहीं इलास्टिक लिमिट, तो अब देखो, तो हमारा कहने का क्या मतलब है कि इस इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी होगी ना उस मेटल के अंदर, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। समझ में आ रही है बात? यहां पे स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, यहां पे स्ट्रेन, इस इलास्टिक लिमिट तक। तो इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, क्या? ये देखो, ये क्या है ना, इट इज द एरिया अंडर द लोड डिफॉर्मेशन कर्व। ये एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक कर्व के नीचे क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि इट इज द एरिया अंडर द लोड डिफॉर्मेशन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहां क्या है कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, अब यहां पे वैल्यूज देख लो। यहां पे वैल्यू क्या होंगी, 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, यानी कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। अब यहां पे क्या परपेंडिकुलर क्या हो गया, स्ट्रेस, ये बेस क्या है, स्ट्रेन। तो देखो रेजिलियंस ऐसे निकाल लेंगे हम,
अब एक चीज, ये कहां तक होता है? ये होता है इलास्टिक लिमिट तक। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट तक की बात कही है, यानी कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना, ये यहां तक भी हो सकती है, इस पॉइंट तक भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो यहां तक होगी, यहां तक, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो जो रेजिलियंस है वो इससे पहले तक हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका ना रेजिलियंस का एक नाम और होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इसको एक नाम से हम और कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी किसकी होगी? मेटेरियल के लिए होगी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, एक बात, चलो अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैं इसमें और आपको कुछ बताऊंगा, अभी इतना नोट कर लो। अब यहां देखो, ये क्या था? स्ट्रेन एनर्जी यहां तक। ठीक है, ये फॉर्मूला, और ये कहां तक था? सपोज इस पॉइंट तक था, इस पॉइंट तक। यहां क्या है ना कि स्ट्रेन एनर्जी अगर मैक्सिमम हो जाए तो उसको क्या नाम देंगे हम, है ना? तो उसको हम कहते हैं, वहां पे नाम चेंज हो जाता है। ये जो रेजिलियंस है ना, ये एक्चुअली में क्या बन जाता है? ये प्रूफ रेजिलियंस बन जाता है। ये बन जाता है प्रूफ रेजिलियंस, ये बन जाता है प्रूफ रेजिलियंस। तो यहां पे लिख देता हूं दोबारा, PROOF, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब तो इसमें डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे वो देख लो, कि इट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ मटेरियल एट, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट। ये हो सकता है। चलो ये देखो, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट। ठीक, चलो प्रूफ रेजिलियंस होता है ये। अब एक वर्ड और आता है, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। उसको समझो वो क्या है। ये देखो, ये तो है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, जिसकी मैं बात बता रहा था। अभी क्या है, प्रूफ रेजिलियंस की मैंने बात की है, तो यहां पे 3 की जगह 4 कर लेना, क्योंकि ये फोर्थ डेफिनेशन है, तो यहां पे फोर्थ कर लेना। अब देखो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये होता है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यही फॉर्मूला, यही डेफिनेशन है। ठीक है, अब मुझे आपको एक और बात बतानी है स्ट्रेन एनर्जी या फिर रेजिलियंस के बारे में। सुन लो, सपोज स्ट्रेन एनर्जी मैं यहां पे लिख रहा हूं। चलो, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ाया 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये पढ़ाया ना। अब ये किसके लिए है? सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए है। ये किसके लिए? स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए। ठीक, इसके फॉर्मूले ना चेंज भी हो सकते हैं, कैसे वो देख लो। मैंने क्या बताया कि लोड लगेगा फिर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन लोड एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है वो बदल सकती है, बट डेफिनेशन तो वही रहेगी ना। तो डेफिनेशन देख लो, अब मतलब फॉर्मूला देख लो। अब जब डिफरेंट लोड लग रहा होगा तो ये किसके लिए था? स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए था। यही फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू पी इंटू एल। पी क्या है? लोड, ये क्या है? डिफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी और एक फॉर्मूला देख लो। अब ये क्या है? 1/2 इंटू टी इंटू थीटा। अब ये टी क्या है? ये है टॉर्क। ठीक, ये थीटा क्या है? ये है ट्विस्ट, एंगल, चेंज इन एंगल हम कह सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये कंसेप्ट हमारा आगे आएगा, बट फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या होता है? टॉर्क। देखो, टॉर्क भी एक तरह क्या है? फोर्स है। टॉर्क क्या करता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये ना मार्कर है, इसकी कैप पे ध्यान दो। अब टॉर्क होता है, इस मार्कर को, ये देखो, सपोज ये ऐसे है तो टॉर्क इस पे ऐसे लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, देख पा रहे हो कैप को? मतलब इस पे जो टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये जो घूम रहा है ना, मतलब जो मैंने टॉर्क लगाया ऐसे गोल इसको घुमाने के लिए, जो टॉर्क लगाया है वो टॉर्क हो जाता है। दूसरा, अब मान लो कि ये ना यहां से फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, बट फिक्स होने के बावजूद जो इसमें अब एंगल में चेंज आएगा वो ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको स्ट्रेन एनर्जी यहां मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, अभी देखो, हमने कहां तक कर लिया? हमने रेजिलियंस कर लिया, प्रूफ रेजिलियंस कर लिया, है ना, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कर लिया। अब हमें क्या करना है? हम देखेंगे क्रीप, CREEP। ये क्रीप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ के चलो।
इसकी वैल्यूज पूछी जाती हैं, ठीक है। आपके आरसीसी में आ जाता है क्रीप, है ना, सॉम में भी आ गया देखो क्रीप। आरसीसी में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपसे कंक्रीट में क्रीप आने की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो यहां क्रीप क्या है उसकी डेफिनेशन को समझ लो। ऐसे समझो कि ये एक मेरा मटेरियल, इस मटेरियल पे जब मैंने यहां पे ना एक लोड लगा दिया P, और इस लोड P को मैंने काफी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे लगा के रखा और छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि इस मटेरियल में ना ऐसे ये देखो कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ये देखो यहां पे ये स्ट्रेन आ जाता है यहां पे। चलो अब एक बात मैं आपको बताऊं, मटेरियल सपोज करो ये मटेरियल ऐसे है, यहां लोड लगा है, लोड इतना कम है कि अभी इस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। बट जब मैं इस लोड को लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे लटका देता हूं ना, तो यहां पे ग्रेविटी का अफेक्ट भी होता है, ठीक है। यहां पे ग्रेविटी का अफेक्ट भी होता है। तो ये ग्रेविटी और ये लोड मिलके ना क्या करते हैं, इस मटेरियल की लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रेन आ जाता है इसके अंदर। तो ये जो चेंज इन लेंथ है ना, ये जो चेंज इन लेंथ है, इसी को हम क्रीप कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन देख लो। अब ये देखो ये क्या है कि इट इज अ चेंज इन लेंथ अंडर स्टैटिक सस्टेन्ड लोडिंग। स्टैटिक मतलब जो लोड चेंज नहीं हो रहा, ठीक। सस्टेन्ड का मतलब क्या है, सस्टेन, ये देखो हमने लगा के छोड़ दिया, सस्टेन कर दिया, यानी कि हमने एक बार छोड़ दिया, वही है सस्टेन। तो अंडर स्टैटिक सस्टेन्ड लोडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रीप, सॉरी, क्लियर। अब आगे देखो मैं इसके बारे में आपको और कुछ बताता हूं। क्रीप जो होता है ये शुरू में बहुत फास्ट होता है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ बनता है इस तरीके से, यहां पे स्ट्रेन होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन आ रहा है उसके अंदर, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ रहा, तो यहां पे क्या होगा, टाइम होगा T। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखो यहां पे कर्व आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, ऐसे कर्व आ रहा है, ठीक। तो एक बात देख पा रहे होंगे कि यहां पे ना ये जो कर्व है ये अचानक ही मतलब जब बढ़ जाता है, ठीक है, और यहां पे एक्सपोनेंशियली हो जाता है। तो एक बात देखो, क्रीप जो है शुरू में फास्ट होता है, फिर लीनियर हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट रुक जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली फिर से बढ़ जाता है। अब यहां पे एक्चुअली बढ़ क्या रहा है वो देखो, ये जो हो रहा है ना यहां पे, ये हो रही है नेकिंग, इस पॉइंट पे ये देखो, ये यहां हो रही है नेकिंग, यहां नेकिंग हो रही है। नेकिंग का मतलब कल हमने पढ़ा था ना कि एक पतला सा फॉर्मेशन हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है ना, तो वो यहां पे नेकिंग हो जाती है। अभी देखो ये अचानक ही जो स्ट्रेन आ गया ना इसके अंदर इतना सारा, वो है नेकिंग, ठीक। तो यहां पे लिख लो नोट करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, रेट ऑफ क्रीप, ये भी कह सकते हैं। तो अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रीप, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे जो है रेट ऑफ स्ट्रेन की जगह हम यहां पे कर सकते हैं क्रीप। तो ये देखो मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां पे कर दिया क्रीप, कि रेट ऑफ क्रीप इज फास्ट एट द इनिशियल स्टेज। मतलब शुरू में क्या होता है, वो फास्ट होता है, रेट ऑफ क्रीप इज फास्ट एट द इनिशियल स्टेज एंड देन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहां क्या होता है ना कि मटेरियल, इस क्रीप में मटेरियल जो है अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, थोड़ी सी मटेरियल लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखो, क्रीप तो हो गया है ना, क्रीप आता है मेनली आरसीसी में। अब आगे का टॉपिक देखो, क्रीप के बाद आता है हमारा फटीग। अब ये फटीग क्या है वो देखो भाई, कोई भी मटेरियल है, ऐसे समझो कि ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे अगर मान लिया मैंने 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया, अब लोड लगाने पे क्या हो रहा है ना कि ये मेटल ब्रेक नहीं होगा। एक बार मैंने इस पे लोड लगाया 10 किलोन्यूटन का और ये ब्रेक नहीं हो रहा। अब क्या है कि अगर मैं इसी 10 किलोन्यूटन के लोड को, समझो जो लोड इसको ब्रेक नहीं कर रहा था ना, वो लोड भी ब्रेक कर सकता है इसे। कैसे? इस मेटल को ब्रेक नहीं किया लोड ने, बट कुछ टाइम के बाद अगर ऐसे समझो कि मैं इस पे रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर में अगर 10 किलोमीटर का लोड लगाता रहूं तो ये जो बार बार मैं इसके अंदर लोड लगा रहा हूं ना, इसकी वजह से अब ये जरूर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है फेलियर ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स। तो इसलिए अब इसमें डेफिनेशन में लिखो, मैंने किसकी बात की है कि रिपीटेड साइकिल्स। वो रिपीटेड साइकिल्स किसके थे? लोडिंग के। ठीक है,
तो ये क्या है, इट इज द फेलियर ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोडिंग। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक बात, हमारी अभी तक की डेफिनेशंस में ये फटीग भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक तो फटीग, जितना अभी तक मैंने लिखवाया ना वो सब इंपॉर्टेंट है। फटीग और क्रीप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जैसी जो टर्म्स हैं उनको तो आप फिर भी किसी तरीके से कर लोगे, बट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फटीग और क्रीप। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है, वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है उसको समझो। देखो, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, मेरे पास ना एक मटेरियल है, ठीक है, मान लो मैं इसी मटेरियल की बात कर रहा हूं, इस मटेरियल की बात कर रहा हूं। इस मटेरियल में जब मैं एक लोड लगाऊंगा तो शुरू में अब तुम खुद एज्यूम करो, इस पे लोड जो भी लगेगा एक वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। अब उस लोड की वजह से इसके अंदर स्ट्रेन आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि मैंने इस पे शुरू में लगाया था 10 किलोन्यूटन का लोड, और इसके अंदर कितनी पावर थी रेजिस्ट करने की, 10 किलोन्यूटन तक थी। तो जो इसके अंदर स्ट्रेन आएगा वो तभी तो आएगा ना जब 10 किलोन्यूटन अचीव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलो मैंने 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया। अब 10 किलोन्यूटन का लोड लगाते ही इस मटेरियल की शेप जो है पहले ऐसे थी, अभी कुछ इस तरीके से हो गई है। समझो, कुछ अभी इस तरीके से हो गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है। अब क्या है कि जो इसकी शेप इंक्रीज हो गई ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसके बोन्स भी तो ब्रेक हुए ना कुछ। तो यहां पे क्या है, जो 10 किलोमीटर का लोड अभी ये रेजिस्ट कर पा रहा था, अब नेक्स्ट टाइम ना अगर आप इसको स्ट्रेन ऐसे ही लगा के छोड़ दो। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं रिपीट करता हूं दोबारा। ये देखो, ये वाला ग्राफ जो है, अगर इस इलास्टिक लिमिट तक भी तो स्ट्रेन आ रहा था ना, ये देख पा रहे हो यहां पे, यहां एक स्ट्रेन आ रहा था ना इलास्टिक लिमिट तक भी। तो मान लो कि हमने इलास्टिक लिमिट तक ही इसके अंदर स्ट्रेन डाला है। ठीक है, बट क्या है ना कि जैसे ही लोड और वो स्ट्रेन हमने काफी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा, हमने काफी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो ये समझो कि ये जो मटेरियल है ना, ये अपनी शेप को ऐसे ही परमानेंट कर देता है, मतलब इसकी शेप अब ऐसी हो जाएगी, ये वापस रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि रिगेन कर लेना था, अभी क्या रिगेन नहीं कर पाएगा। और अब क्या होगा, देखो इसकी जो स्ट्रेंथ थी 10 किलोन्यूटन की ना, अब वो जो है 10 किलोन्यूटन से कहीं 7 किलोन्यूटन के आसपास आ चुकी होगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब किसी मेटल की स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेस जो है उसका वो कम हो जाता है, किस वजह से, जब उसके अंदर काफी लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। आप जो है ना वर्ड को समझ के चलो, नाम से ही समझ लो। यहां देखो स्ट्रेस रिलैक्सेशन, यानी कि स्ट्रेस में क्या हो रहा है, कुछ रिलैक्स आ रहा है, कुछ रिलीज आ रहा है, कुछ रिलीफ आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि कोई भी वर्ड आएगा आप उसको समझ के चलो, आपके कंसेप्ट आधे वहीं क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इसमें लिख लो डेफिनेशन में, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ये क्या है, रिडक्शन है वैल्यू में, किसकी वैल्यू में, स्ट्रेस की वैल्यू में। किसकी वजह से, डेवलप्ड स्ट्रेन की वजह से। और कब तक, जब लॉन्ग टर्म में हो, ड्यू टू द डेवलप्ड स्ट्रेन। हम एक बात यहां पे और कर सकते हैं कि डेवलप्ड की जगह पे ना हम कर सकते हैं कीप, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रखा गया ना इसमें। तो इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द केप्ट स्ट्रेन ओवर अ लॉन्ग टर्म, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे केप्ट कर लो आप चाहो तो, केप्ट और भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेन आया ना, तो केप्ट और भी ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, अब स्ट्रेस जो रिलैक्सेशन टर्म है वो हमें समझ में आ गया। इसके बाद अब और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वो देख लो। डक्टिलिटी क्या होता है वो समझो। मेरे पास ना ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल को आप दोनों साइड में टेंसाइल फोर्स लगाओ और इसे पुल करो, तो जब आप इसे पुल करोगे तो क्या होगा, ये मटेरियल एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा और एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक्सटेंड हो जाए दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंड हो जाए, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एलोंगेट इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ओवर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। यानी कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जो उसे उसके लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे, कब, जब उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको और समझने के लिए हम कह सकते हैं, डेफिनेशन देखो, ये देखो, ये एक मटेरियल की ना एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी यानी कि प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसे हम एक थिन वायर में बदल सकें, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में
ये डेफिनेशन है डक्टिलिटी की। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो देखो क्या होता है। अगर मैं गोल्ड लूं, कितना, 1 ग्राम गोल्ड, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 ग्राम गोल्ड को हम कितनी लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको कितनी लेंथ का वायर बना सकते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं क्या कि डक्टिलिटी एक गोल्ड की कितनी होगी, तो कुछ एज्यूम कर पाओगे कितनी होगी? मैं बताऊं, 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑफ वायर। इतनी इसकी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है गोल्ड की, ठीक। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो देख लो, मलायबिलिटी। मलायबिलिटी क्या होता है, कोई भी मेरे पास मटेरियल है, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात की थी, डक्टिलिटी की बात की थी। उसमें हमने एक मटेरियल को कैसे एक्सटेंड किया था, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड किया था। अभी हम क्या करेंगे, एक मटेरियल को लॉन्गिट्यूडनल तो एक्सटेंड करेंगे ही, उसको अब हम लेटरल भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। मतलब जब हम उसे हैमरिंग करें, मतलब हथौड़े से मारें, हैमरिंग करें, या फिर हम क्या करें, उसे रोल करें। रोल कैसे करते हैं, ऐसे रोल करते हैं ना, रोल करें, हैमरिंग करें, तो क्या है ना, वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि हम उसे प्लेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, प्लेट्स होती है ना। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी या फिर एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जब हम इसको क्या, थिन यानी कि पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, वो होती है मलायबिलिटी। तो इसमें क्या है कि ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा तभी तो बन पा रहा है ये मलायबिलिटी, तभी तो प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंशन जो है हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी और उसके साथ साथ लेटरल डायरेक्शन में भी, ठीक है। चलो अब फिर से अगर मैं एग्जांपल दूं मलायबिलिटी का, तो क्या होगा, गोल्ड की बात कर ले। 1 ग्राम गोल्ड को फिर से देखो, एग्जांपल है ये गोल्ड। अब जो 1 ग्राम गोल्ड होता है ना, उसको हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को 1 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचो कितनी ज्यादा मलायबिलिटी होगी इसकी, है ना। डक्टिलिटी भी मैंने आपको बता दी। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन एग्जांपल बताओ डक्टिलिटी और मलायबिलिटी का जिसके अंदर दोनों चीजें होंगी, तो गोल्ड तो है ही, ऐसे इसके साथ और एक एग्जांपल हो जाता है, वो है क्या, कॉपर, ठीक है। वो कॉपर है, मतलब गोल्ड तो है ही, कॉपर इसका एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। चलो अब ये जो चीज है अभी तक हमारी डक्टिलिटी, मलायबिलिटी, ये हो गया कंप्लीट। अभी हमारी नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं एनीलिंग। वो देखो एनीलिंग, ये देखो ये क्या होता है, ये एक मटेरियल की ना प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी, जब हम देखो कोई भी मटेरियल है, एक टाइम ऐसा आता है जब उस पर लोड और एक्सटेंशन आ रहा होता है ना, तो वो डक्टिलिटी और मलायबिलिटी जो अपनी होती है ना, उसको लूज करता चला जाता है, ठीक है। डक्टिलिटी और मलायबिलिटी को लूज करता चला जाता है। तो एनीलिंग होती है वो प्रॉपर्टी जब हम उसकी वो दोनों प्रॉपर्टीज जैसे डक्टिलिटी और मलायबिलिटी है उन्हें रिगेन करवा दें, ठीक है, उसको हम एनीलिंग कहते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे ये प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, देखो एक्चुअली में है ये प्रोसेस, मैं आपको बताऊं, लेकिन जब ये प्रोसेस किसी मेटेरियल पे लगता है, अगर उसकी एनीलिंग की प्रॉपर्टी अच्छी है तभी तो वो उतना ज्यादा एनील कर पाएगा ना, अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन कर पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक, और एक्चुअली में ये होता प्रोसेस है। तो इट इज द प्रोसेस, देखो इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मटेरियल रिगेन्स इट्स डक्टिलिटी एंड मलायबिलिटी प्रॉपर्टीज। कैसे करेगा रिगेन, वो भी तो जानना है ना। ये देखो जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं, कहां तक, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, ठीक, तब उसकी जो डक्टिलिटी और मलायबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज हैं वो वापस आ जाती हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वो टेम्परेचर क्या है जहां पे उसकी प्रॉपर्टीज रिगेन हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, और ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलो अब देखो हमारा है अब टफनेस, ठीक। टफनेस क्या है वो देखो, टफनेस है जब हम किसी मटेरियल को, देखो टफ आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। टफ क्या है कि एक मटेरियल के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो, है ना, वो ब्रेक ना हो इजीली,
तो वो उस मटेरियल की टफनेस है कि भाई बहुत टफ मटेरियल है ना। तो आप इसको बताएंगे कैसे टेक्निकल टर्म्स में? देखो हमने एक ग्राफ पढ़ा था ना, उसी से हम समझेंगे इसको। देखो हमारे पास जो अभी आया था रेजिलियंस था, रेजिलियंस कहां तक था? एक इलास्टिक लिमिट तक था। अभी जो टफनेस है वो यहां तक होता है। देखो इसका एरिया जो है ना इस कर्व के अंडर होता है, और वो यहां इस ब्रेकिंग पॉइंट तक का जो एरिया होता है उसको हम टफनेस कहते हैं, ठीक है। रेजिलियंस क्या था? यहां तक था, इलास्टिक लिमिट तक का एरिया था। टफनेस होता है यहां तक का एरिया, ब्रेकिंग पॉइंट तक का एरिया। तो इसमें लिखो इट इज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट। ये एरिया कहां तक का होता है? यहां तक का एरिया होता है, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट तक का। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो अंडर एरिया आता है ना वहां तक का एरिया होता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसके बाद में एक और होता है, उसको हम कहते हैं हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या है? देखो शब्दों को ना, वर्ड्स को रिलेट करके चलो, मैंने पहले बताया। हार्डनेस समझो, हार्डनेस आप समझ पा रहे हो कि भैया वो हार्ड है, ठीक है। हार्डनेस से क्या मतलब है कि एक मटेरियल है, आप उसे ना स्क्रैच करो, ऊपर से स्क्रैच करो, नेल से स्क्रैच करो, अगर वो पाउडर फॉर्म में गिर रहा है तो वो हार्ड नहीं है। मतलब स्क्रैच करने पे ना वो पाउडर फॉर्म में या फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखो चौक होती है, चौक को आप रब करो नेल से, तो वो स्क्रैच जैसे ही आप करोगे वो क्या पाउडर फॉर्म में गिर जाता है, तो वो क्या है, मतलब हार्ड नहीं होता वो सरफेस। तो आप समझ पा रहे, ऐसे क्या है, कॉटन है, कॉटन को आप अपने हैंड्स में लो तो वो क्या सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट आप क्या समझ पा रहे हो कि मतलब उसकी सरफेस सॉफ्ट है, ठीक है। तो यानी कि हार्ड तो ऑब्वियसली अपोजिट होगा। तो ऐसे ही वर्ड से समझो। तो हार्डनेस क्या है? यहां देखो, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैच। समझ पा रहे हो? ये एक ना एबिलिटी होती है मटेरियल की कि वहां वो स्क्रैच को क्या करे, रेजिस्ट कर दे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं चौक, उसकी जो ये एबिलिटी हार्डनेस है वो तो बहुत कम है, ठीक है। ऐसी और कोई हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखो वुड है, वुड लकड़ी, उसकी हार्डनेस थोड़ी सी ज्यादा है ना। ऐसे स्टील है, उसकी हार्डनेस थोड़ी और ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे क्या है, हार्डनेस है, ठीक। अब टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया। इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी रह जाती है, उसको हम कहते हैं टेनासिटी। वो देख लो। देखो टेनासिटी क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था ग्राफ में? एक ग्राफ में क्या था, ब्रेकिंग पॉइंट था, है ना, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट था। तो किसी भी मेटेरियल की जो एबिलिटी होती है ना उस ब्रेकिंग पॉइंट को रेजिस्ट करने की, ठीक है, उसको हम टेनासिटी कहते हैं। बहुत इजी है। तो इसमें लिखो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये होती है टेनासिटी। बस इतनी सी डेफिनेशन इसकी। चलो तो यहां पे हमने हमारी जो बेसिक मेटल की प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी वो कवर कर ली हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी यहां पे कवर हो चुकी। इनमें से जिस जिससे क्वेश्चन आने थे मैंने वो आपको बता दिया। जैसे कि रेजिलियंस हो गया उससे आएगा, और क्रीप है उससे आएगा, ठीक है। फटीग से थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, फटीग भी देख लेना। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये तो बहुत ईजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।